एक बहुत खूबसूरत सा कमरा है जिसमें आसमान वाले तारे एकदम परफेक्ट तरीके से लगे हैं। हाँ, और एक कोने में ना वो छोटे जंगल वाले बहुत ही क्यूट जानवर पेंट किए गए हैं। राइट। और दीवारों पर महंगी वाली फेरी लाइट्स भी चमक रही हैं। मतलब सब कुछ एकदम किसी परफेक्ट पिंटरेस्ट बोर्ड जैसा लग रहा है। पर एक छोटी सी डिटेल छूट गई है वहाँ। एग्जैक्टली बस एक छोटी सी डिटेल। उस पूरे कमरे में उस नए बच्चे के सोने के लिए पलंग ही नहीं है। ओ बाप रे, ये तो वाकई सबसे जरूरी चीज थी, है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम कुछ ऐसे ही परफेक्ट और साथ ही बहुत ब्यूटीफुली इम्परफेक्ट मोमेंट्स का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे संभावना सेठ और अविनाश द्विवेदी की जिंदगी से जुड़ी कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं। राइट, और उनके रीसेंट ब्लॉग पोस्ट के कुछ अंश भी हैं हमारे पास। हाँ, तो ये जो सोर्सेज है ना, ये उनके प्रेगनेंसी और पेरेंटहुड की शुरुआत के सफर को पूरी तरह से दर्शाते हैं। पर मैं क्लियरली बता दूं कि इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी में झांकना या कोई गॉसिप करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस सफर का सबसे दिलचस्प हिस्सा वो मेंटल शिफ्ट है जहां एस्थेटिक ख्वाहिशों और प्रैक्टिकल जरूरतों के बीच एक लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। हम इस डीप डाइव में ये समझेंगे कि कैसे डर और उत्साह, मतलब फियर और एक्साइटमेंट, दोनों साथ चलते हैं। सही बात है, क्योंकि एक खाली कमरे को नर्सरी बनाने का सफर दरअसल सिर्फ एक इंटीरियर डिजाइन का प्रोजेक्ट नहीं होता है ना। एकदम नहीं, ये पेरेंट्स की अपनी एक साइकोलॉजिकल जर्नी का बहुत बड़ा आईना होता है। ये देखना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि बच्चे के इस दुनिया में आने से महीनों पहले ही ना एक कपल के दिमाग में बदलाव की प्रक्रिया कैसे शुरू हो जाती है। अगर हम इनके कंटेंट की टाइमलाइन देखें तो इस शिफ्ट को बहुत ही क्लियरली ट्रेस किया जा सकता है। पहले इनके ब्लॉग्स कैसे होते थे, मोस्टली बिहाइंड द सीन्स फुटेज, ट्रैवल ट्रिप्स, प्रैंक्स। हाँ, सब कुछ बहुत ही लाइट और प्योरली एंटरटेनमेंट बेस्ड होता था। राइट। लेकिन प्रेगनेंसी अनाउंस होने के बाद उनका कंटेंट एकदम रियल लाइफ डॉक्यूमेंट बन गया। अचानक से उसमें एक ठहराव सा आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपने डर और अपनी लगातार होने वाली थकान को दिखाना शुरू कर दिया है, और उस प्रोसेस में आने वाले हैवी स्ट्रेस को भी बिना किसी फिल्टर के दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक पब्लिक फिगर जब अपने उस सुपरफिशियल, हमेशा खुश रहने वाले पर्सोना को छोड़कर इस तरह की वल्नरेबिलिटी दिखाता है ना, तो लोग बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि वो दरअसल एक आम इंसान की तरह अपने नए अस्तित्व को प्रोसेस कर रहा होता है उस वक्त। इन्होंने अपने कंटेंट को ना एक तरह का इमोशनल आउटलेट बना लिया है। वो तो है। जब कोई इंसान किसी ऐसे लाइफ ऑल्टरिंग दौर से गुजरता है जो उसकी पूरी रियलिटी को बदल देने वाला हो, तो परफेक्शन का दिखावा करने की एनर्जी बचती नहीं है उसके पास। दिमाग प्रैक्टिकली सर्वाइवल और अडेप्टेशन मोड में चला जाता है। उनके ब्लॉग की एक स्पेसिफिक लाइन ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। संभावना ने बहुत ही रॉ इमोशन के साथ लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि मैं हमेशा स्ट्रांग दिखती हूँ स्क्रीन पे, लेकिन ये सफर मुझे अंदर से तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। वाओ, ये तो बहुत ही डीप बात कह दी उन्होंने। है ना? ये डर और खुशी के बैलेंस का शायद सबसे बेहतरीन एक्सप्रेशन है जो मैंने हाल फिलहाल में पढ़ा है। और दूसरी तरफ अविनाश, जो हमेशा एक बहुत ही चिल और मजाकिया इंसान लगते हैं। हाँ, उनका तो वाइब ही अलग रहता है। एग्जैक्टली। पर उन्होंने शेयर किया कि वो अपनी पत्नी को इस नए रूप में देखकर बार बार भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। ये जो तोड़ने और जोड़ने का जिक्र यहाँ हुआ है ना, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया गया है। इसको मैट्रेसेंस कहते हैं। मैट्रेसेंस, ये टर्म थोड़ा नया लग रहा है। हाँ, मतलब एक औरत के माँ बनने का जो गहरा साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है ना, उसको मैट्रेसेंस कहते हैं। ये एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था जैसा ही एक ड्रास्टिक फेज होता है दिमाग के लिए। अच्छा, मतलब पूरी बॉडी और ब्रेन की रीवायरिंग हो रही होती है। एकदम सही। पुरानी आइडेंटिटी, अपना इंडिपेंडेंट रूटीन और आज़ादी का टूटना दरअसल एक तरह का ग्रीफ या शोक पैदा करता है अंदर ही अंदर। दिमाग को अपनी पुरानी आदत डालने के लिए पहले उस आइडेंटिटी को तोड़ना पड़ता है। ओह, तभी उन्होंने कहा कि सफर उन्हें तोड़ रहा है। राइट, और नए रिश्ते और एक बिल्कुल नए पर्पस का जुड़ना उस जगह को फिर उम्मीद से भरता है। और जहां तक अविनाश के भावुक होने की बात है, ये पैटर्नल ब्रेन रीवायरिंग का हिस्सा है। वेट, तो फादर्स का ब्रेन भी फिजिकली रिवायर होता है इस टाइम पे? बिल्कुल होता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि इस दौरान एक एक्सपेक्टेंट फादर का पूरा इमोशनल स्पेक्ट्रम एक्सपैंड हो जाता है। उनकी एम्पैथी बढ़ जाती है और वो सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर नहीं रह जाते हैं। ये पुरानी आइडेंटिटी के टूटने और नई के बनने पर ना, मुझे लगता है कि पेरेंटहुड एक स्मार्टफोन के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट जैसा है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? मतलब बाहर से देखो तो फोन बिल्कुल वही पुराना लगता है,
स्क्रीन वही है, बॉडी वही है, पर अंदर की पूरी प्रोग्रामिंग, बैकग्राउंड में चलने वाले सारे ऐप्स, मेमोरी एलोकेशन, सब कुछ बदल चुका होता ये बहुत ही एक्यूरेट पॉइंट है ना? और जो पुराने ऐप्स थे, जैसे लेट नाइट पार्टीज या स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप्स, वो इस नए ओएस में ना बार बार क्रैश होने लगते हैं। उनके लिए सिस्टम मेमोरी बचती ही नहीं है। ये एनालॉजी इस फेज को पूरी तरह से कैप्चर करती है। और इसमें एक और क्रिटिकल लेवल हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान डिवाइस की बैटरी लगातार ड्रेन होती है ना। हाँ, फोन एकदम गर्म हो जाता है और बैटरी तेजी से गिरती है। एग्जैक्टली। वैसे ही इस मेंटल अपडेट में पेरेंट्स का फिजिकल और कॉग्निटिव लोड अपनी पीक पर होता है। उनका नर्वस सिस्टम बैकग्राउंड में लगातार हाई अलर्ट पर रहता है, क्योंकि उनका दिमाग आने वाले खतरों को पहले से एंटिसिपेट कर रहा होता है। हाँ, ये जो एक्सट्रीम थकान होती है ना, ये सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन नहीं होती, ये लगातार नए फैसले लेने और एक अनजाने डर को प्रोसेस करने की कॉग्निटिव थकान होती है। दिमाग हर वक्त बैकग्राउंड में कैलकुलेट कर रहा होता है। बट यार, एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, कुछ साल पहले तक सेलिब्रिटीज एक फ्लॉलेस इमेज मेंटेन करते थे सोशल मीडिया पर। हाँ बिल्कुल, उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी फोटोज में भी एक हेयर आउट ऑफ प्लेस नहीं होता था, सब परफेक्ट। राइट। लेकिन आजकल चाहे वो अविनाश हो या संभावना, सब अपनी असलियत, अपना रोना, अपनी थकान कैमरा पर रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। तो क्या ये भी सिर्फ ध्यान खींचने का एक नया पीआर स्ट्रैटेजी है, जहां रिलेटेबिलिटी बेची जा रही है, या वाकई सोशल मीडिया कल्चर इतना बदल गया है? देखिए, इसमें पीआर स्ट्रैटेजी का थोड़ा एलिमेंट तो हो ही सकता है, लेकिन इसका जो ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट है ना, वो कम्प्लीटली जेन्युइन है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हाईली क्यूरेटेड परफेक्ट जिंदगी देख देख कर लोग थक चुके हैं। मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया फेक परफेक्शन का। सही कहा। जब पब्लिक फिगर्स अपनी एंग्जाइटी और एग्जॉशन को नॉर्मलाइज करते हैं, तो वो बाकी सभी लोगों के डर को भी वैलिड ठहराते हैं। लोगों को ये एहसास होता है कि भाई साहब, अगर इनके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज और हेल्प होने के बावजूद इन्हें डर लग रहा है, तो हमारा डरना तो पूरी तरह से नॉर्मल है। बिल्कुल, इनका डर कमजोरी नहीं है। ये हॉनेस्टी ना लोगों के साथ एक बहुत गहरा पैरासोशल कनेक्शन बनाती है। ये पैरासोशल कनेक्शन वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। खैर, ये इंटरनल ओएस अपडेट दिमाग के अंदर तो चल ही रहा होता है, लेकिन इसका पहला सबसे बड़ा फिजिकल प्रूफ तब मिलता है जब घर का कोई अनयूज्ड कमरा अचानक से एक मैसिव प्रोजेक्ट में बदल जाता है। ओह हाँ, द नर्सरी प्रोजेक्ट। हाँ, ब्लॉग में जिक्र है कि जब उन्होंने पहली बार नए बेबी के लिए एक खाली कमरा खोला ना, तो उन्हें लगा जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोजेक्ट बस यहीं से शुरू हो रहा है। वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक पूरा कॉन्सेप्ट था। क्योंकि खाली कमरा सिर्फ 4 दीवारों का एक स्ट्रक्चर नहीं होता। साइकोलॉजी में हम इसे एक ब्लैंक कैनवस की तरह देखते हैं, जिसमें माँ बाप अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर को पेंट करते हैं, अपनी उम्मीदों को फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ। एग्जैक्टली। उस कमरे का खालीपन अपने आप में एक बहुत भारी इमोशनल वेट कैरी करता है, और जैसे ही उस जगह में काम शुरू होता है, आने वाला फ्यूचर अचानक से टैंजिबल और रियल लगने लगता है। वहीं से शायद वो नेस्टिंग इंस्टिंक्ट किक इन करती है ना। हाँ, ये एक इवोल्यूशनरी नीड है, जहां नए पेरेंट्स बच्चे के आने से पहले एक बिल्कुल सेफ, कंट्रोल्ड और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। ये हर मैमल में होता है। पर यार, जब हम एक इंडियन फैमिली सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये नेस्टिंग इंस्टिंक्ट सिर्फ उस कपल तक सीमित थोड़ी ना रहती है। वो खाली कमरा ज्यादा देर तक खाली या शांत नहीं छोड़ा जाता। हाँ, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है हमारे कल्चर की। मतलब जैसे ही बेबी आने की खबर मिलती है, परिवार का लगभग हर सदस्य अपनी मुफ्त की एक्सपर्टीज लेकर दरवाजे पे खड़ा मिलता है। संभावना की मम्मी की तरफ से बहुत स्पेसिफिक सलाह आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला, हरा रंग करो, आंखों को ठंडा लगता है। फिर किसी चाची जी की अलग डिमांड आई कि सब पिंक करो, यहां तक कि सीलिंग भी पिंक कर दो। बाप रे, सीलिंग भी पिंक? हाँ यार। और अविनाश के परिवार की तरफ से डायरेक्शन आता है कि इन सब रंग रोगन से पहले भाई वहां हवन करो, ताकि माहौल शुद्ध हो जाए। देखिए, ये सारी सलाहें चाहे सरफेस लेवल पर हमें कितनी भी ओवरबेयरिंग लगें, ये दरअसल इंडियन कम्युनिटी सिस्टम का एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा है। कैसे? मतलब कपल्स को तो लगता होगा कि यार हमें अकेला छोड़ दो थोड़ा। वेस्टर्न कल्चर्स में नर्सरी बनाना मोस्टली हस्बैंड और वाइफ का अपना पर्सनल आइसोलेटेड प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इंडिया में नए बच्चे की तैयारी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होती है। तो मतलब ये उनका प्यार जताने का तरीका है। हाँ, उन सलाहों के पीछे कपल को कंट्रोल करने की इंटेंशन उतनी नहीं होती जितना कि अपना आशीर्वाद देना और आने वाली जनरेशन में अपनी एग्जिस्टेंस दर्ज करवाने की कोशिश होती है। अच्छा, मतलब अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। राइट। जब एक ग्रैंड पेरेंट कहता है कि हरा रंग करो, तो वो उस नए कमरे की नींव में फिजिकली अपना एक हिस्सा,
अपने एक एक्सपीरियंस डालना चाहता है। पता है, इन ढेरों डायरेक्शंस और मुफ्त की सलाहों के बीच घूमते हुए पेरेंट्स की हालत किसी मोहल्ले के क्रिकेट मैच जैसी हो जाती है। मोहल्ले का क्रिकेट मैच? कैसे? अरे, जैसे खेलने वाले पिच पर सिर्फ 2 लोग होते हैं, यानी माँ और बाप। पर बाउंड्री के बाहर खड़ा हर एक पड़ोसी और रिश्तेदार एक्सपर्ट कोच बनकर चिल्ला रहा होता है कि आगे बढ़कर शॉट मार, या फिर कोई कहेगा नहीं भाई, डिफेंसिव खेल। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है सिचुएशन पे। और इस शोर शराबे में पिच पर खड़े उन दोनों प्लेयर्स के बीच का तालमेल कैसे बैठे, ये सबसे लंबा टेस्ट होता है उनके लिए। बाहर वालों को तो सुनकर एक कान से निकाला जा सकता है, पर अंदर क्या होता है जब उन दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से टकराती है? ये बड़ा सवाल है। वही ना। और इसी टकराव की वजह से सबसे ज्यादा टेंशन आती है। बाहर वालों की बात टालना आसान है, पर जिस पार्टनर के साथ उस नर्सरी में अगली हजारों स्लीपलेस रातें गुजारनी है, उसके विजन को क्रॉस करना आसान नहीं होता बिल्कुल भी। एग्जैक्टली। इनके ब्लॉग में इस कॉन्फ्लिक्ट का डिटेल में जिक्र है कि नर्सरी के डिजाइन और वाइब को लेकर इनके बीच एक बहुत लंबा और इंटेंस डिबेट चला। एक छोटे से कमरे में 2 मैच्योर अडल्ट्स की सेंसिबिलिटीज आपस में पूरी तरह टकरा रही थीं। और उस बड़ी डिबेट का जो कोर फोकस था वो रूम का थीम था। संभावना चाहती थी कि रूम का थीम पूरी तरह से जंगल पर आधारित हो। मतलब वो ग्रीन टोन्स और नेचर वाला वाइब। हाँ, छोटे क्यूट और सॉफ्ट जानवर, हरे पत्ते और फ्लफी क्लाउड्स। पर दूसरी तरफ अविनाश पूरी तरह से स्टार्स एंड मून थीम पर फिक्स थे। गहरा नीला बैकग्राउंड, विशाल आसमान और सोने के चमकते तारे। दोनों के विजन्स तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही में। उनका ओपनली कहना था कि इस स्पेसिफिक थीम डिसीजन पर उन दोनों के बीच सबसे ज्यादा लंबा आर्ग्यूमेंट चला। ये सुनकर लगता है कि ये सिर्फ 2 रैंडम कलर्स का क्लैश नहीं था यार, ये दरअसल 2 बिल्कुल अलग लाइफ फिलॉसफीज का टकराव था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब 2 लोग एक बच्चे का कमरा डिजाइन करते हैं ना, तो वो दरअसल अपनी कोर वैल्यूज और अपने वर्ल्ड व्यू को उस फिजिकल स्पेस में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो जंगल थीम और स्पेस थीम के पीछे क्या साइकोलॉजी होगी? जंगल थीम एक ऑर्गेनिक, ग्राउंडेड और प्लेफुल एनर्जी दर्शाता है। एक ऐसी लाइवली जगह जहां नेचुरल ग्रोथ होती है और नेचर से गहरा कनेक्शन बनता है। जबकि स्टार्स एंड मून थीम एक एक्सपेंसिव, शांत और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज वाली कॉस्मिक एनर्जी लाता है, जो बताता है कि बच्चे के लिए आगे कोई लिमिट्स नहीं है, स्काई इज द लिमिट। राइट। ये 2 अलग अलग तरह की आशाएं और सपने हैं जो पेरेंट्स उस आने वाले बच्चे के आगे रखना चाहते हैं। दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, इसलिए वो क्लैश कर रही थी। यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत चैलेंजिंग सवाल आ रहा है। बोलिए। एक नर्सरी डिजाइन करते वक्त, खासकर ये ऐसी कॉम्प्लेक्स और हेवी थीम बेस्ड नर्सरीज जिनमें हजारों रुपए लगते हैं, क्या पेरेंट्स सच में एक न्यूबॉर्न बेबी की प्रैक्टिकल जरूरत के बारे में सोच रहे होते हैं? आपका इशारा किस तरफ है? मतलब 1 या 2 महीने के बच्चे की विजुअल डेवलपमेंट इतनी नहीं होती कि वो समझ सके कि ये दीवार पे पेंट किया हुआ शेर है या कोई प्लैनेट है। तो क्या ये सारे एक्सपेंसिव डिजाइन चॉइसेस बच्चे के लिए हैं, या पेरेंट्स अनजाने में अपने खुद के बचपन के अधूरे सपनों को उस एक कमरे में पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं? वाह! इस मुद्दे पर साइकोलॉजी का एक बहुत डीपली रूटेड और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम हीलिंग द इनर चाइल्ड कहते हैं। हीलिंग द इनर चाइल्ड मतलब अपने अंदर के बच्चे को ठीक करना। सही पकड़ा। ज्यादातर माँ बाप अपने पहले बच्चे की नर्सरी को एक इलैबोरेट फैंटेसी वंडरलैंड की तरह डिजाइन करते हैं, क्योंकि वो उस परफेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं जो उन्हें अपने खुद के बचपन में शायद कभी नहीं मिली। ओह वाह, ये तो मैंने पहले कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन है। जब अविनाश चांद तारे लगवाने की जिद कर रहे हैं या संभावना एक परफेक्ट जंगल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं, तो वो दरअसल अपने अंदर के उस पिछले छोटे बच्चे को एक सेफ, मैजिकल और अबंडेंट स्पेस दे रहे हैं, जहां उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती हो। एग्जैक्टली। वो उस नए आने वाले बच्चे के जरिए सबकॉन्शियसली खुद को हील कर रहे होते हैं। और इसी वजह से ना इन एस्थेटिक थीम्स पर इतनी इंटेंस लड़ाई होती है कपल्स के बीच, क्योंकि उन्हें लगता है उनका इनर चाइल्ड रिजेक्ट हो रहा है अगर उनका आइडिया रिजेक्ट हुआ तो। बिल्कुल। आप उस वक्त पार्टनर का सिर्फ एक वॉलपेपर रिजेक्ट नहीं कर रहे होते, आप दरअसल उनके एक डीप इमोशनल ड्रीम को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हर्ट ज्यादा डीपली महसूस होता है।
अगर उस वॉलपेपर और पेंट के पीछे सच में इतना गहरा इमोशनल वेट था, तो उन दोनों का आखिर में एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचना उनके पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। उन्होंने इवेंचुअली क्या मिडिल ग्राउंड निकाला फिर? उन्होंने डिसाइड किया कि रूम का प्राइमरी थीम अविनाश के पसंद का स्टार्स एंड मून रखा जाएगा, पर संभावना के ड्रीम को भी जगह देने के लिए कमरे के एक विशेष कोने में छोटे जंगल एलिमेंट्स और एनिमल्स इंटीग्रेट किए गए। ये एक बहुत ही मैच्योर कॉम्प्रोमाइज है ना? इस नतीजे पर पहुंचने के बाद संभावना ने ब्लॉग में लिखा कि ये रूम अब सिर्फ एक रूम नहीं लगा, ये हमारे दोनों के सपनों का रूम लग रहा है। ये देखना कितना खूबसूरत है कि एक कमरा जो बच्चे के आने से महीनों पहले बन रहा है, उसने पहले ही उनके म्यूचुअल समझौते और प्यार का एक फिजिकल रूप ले लिया है। सही बात है। पर यार, ये समझौता इमोशनली कितना भी सैटिस्फाइंग और रोमांटिक क्यों ना हो, पेरेंटहुड में एक प्रैक्टिकल रियलिटी हमेशा आकर हिट करती ही करती है। एस्थेटिक्स के ड्रीम वर्ल्ड को दरअसल प्रैक्टिकल रियलिटी का धक्का बहुत जोर से लगता है। चाहे दीवार पर आसमान कितना ही फ्लॉलेसली पेंट क्यों ना किया गया हो, या जंगल एनिमल्स कितने ही क्यूट हो, वो चीजें रात के 3 बजे बच्चे की नींद नहीं पूरी कर सकती, और ना ही डायपर्स बदलते वक्त किसी की मदद कर सकती हैं। और ठीक वहीं पर एस्थेटिक्स और डे टू डे प्रैक्टिकल नीड्स का एक बहुत ही जोरदार कलिजन होता है। ये कलिजन इनके अगले ब्लॉग पोस्ट में इतनी सफाई से झलकता है कि कोई भी नया पेरेंट शायद इससे इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेगा। इस पोस्ट का टाइटल ही अपने आप में पूरी दास्तान बयां करता है। क्या टाइटल था उस पोस्ट का? टाइटल था नर्सरी एसेंशियल्स, जो हम चाहते थे और जो एक्चुअली जरूरी था। ये टाइटल तो पूरा आईना दिखा रहा है इनकी रियलिटी का। वही तो, यहां चर्चा सिर्फ एस्थेटिक डिजाइन से आगे बढ़कर डे टू डे प्योर सर्वाइवल तक आ जाती है। इन्होंने अपना वो परफेक्ट पिंटरेस्ट रेडी रूम बनाने के चक्कर में एक ऐसी भूल की जो दूर से देखने में बहुत ही मजेदार लगती है। ऐसी क्या चीज भूल गए वो लोग? भाई, वो दोनों दुनिया भर के महंगे स्टफ्ड एनिमल्स ले आए, ग्लोइंग फेरी लाइट्स अरेंज कर ली, आसमान से क्लाउड्स लटका दिए, पर बेबी का पलंग यानी बेड ऑर्डर करना ही बिल्कुल भूल गए। ओह माय गॉड, ये तो क्लासिक मिसडायरेक्शन है। जरा सोचिए, कमरा पूरी तरह जगमगा रहा है, सॉफ्ट टॉयज की पूरी एक आर्मी सजी हुई है, पर जिस आधार पर बच्चे को आकर प्रैक्टिकली सोना है वही मिसिंग है। वो एक कंफर्टेबल फैंटेसी को फुलफिल करता है। दिमाग इमेजिन करता है कि आने वाले समय में कमरा कितना मैजिकल और सिनेमैटिक दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एक एक्चुअल क्रेब या बेड सिलेक्ट करना एक मेहनत वाला काम है। एकदम, उसके डायमेंशंस रूम के हिसाब से नापना, मैट्रेस की फर्मनेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बारीकी से चेक करना, ये सब हायर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिमांड करता है दिमाग से। और दिमाग वहां जाकर आलस कर जाता है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग, टेक्निकल और थका देने वाला काम है जो दिमाग को सीधे सीधे आने वाली रियल जिम्मेदारियों का फियर याद दिलाता है। इंसानी दिमाग सबकॉन्शियसली उन बोरिंग टास्क्स को टालने की पूरी कोशिश करता है जो रियल वर्ल्ड एंग्जाइटी ट्रिगर करते हैं। इसलिए लगभग लोग आसान और विजुअली रिवॉर्डिंग चीजों पर पहले फोकस कर लेते हैं। इस हिसाब से उनकी नर्सरी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी इंसान ने एक बेहतरीन महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदी हो। स्पोर्ट्स कार का एग्जाम्पल कैसे लिंक होगा इससे? ऐसे कि भाई साहब, उस गाड़ी की लेदर सीट्स एकदम टॉप नॉच हैं, पेंट पूरी तरह चमक रहा है, म्यूजिक सिस्टम सबसे एडवांस्ड क्वालिटी का लगा है, पर वो उसके इंजन में एक्चुअल तेल डालना ही भूल गए हों। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। एस्थेटिक्स तो 100% अचीव कर लिए गए थे, पर जिसके आधार पर वो पूरी गाड़ी चलनी थी, मतलब बच्चे की नींद, वो प्रैक्टिकल बेस पूरी तरह से मिसिंग था। लेकिन जैसे जैसे रियल पेरेंटिंग टाइमलाइन करीब आती है ना, तब ये मिसिंग फंक्शनल पीसेस एकदम क्लियरली समझ आने लगते हैं। इन्हें भी तब धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू हुआ कि बच्चा सिर्फ फेरी लाइट्स को देखकर नहीं सोएगा, उसके डेलिकेट बैक सपोर्ट के लिए एक एब्सोल्युटली सेफ बेड चाहिए ही चाहिए। और इस रियलाइजेशन के बाद दरअसल चेंजिंग स्टेशन जैसी प्योरली फंक्शनल और बिल्कुल भी अनअट्रैक्टिव चीजों ने उस फैंटेसी रूम में अपनी जगह बनानी शुरू की। चेंजिंग स्टेशन तो सबसे बड़ी फंक्शनल नेसेसिटी होती है नर्सरी में। बहुत बड़ी जरूरत है। संभावना ने खुद एडमिट किया कि इस एक चीज के बिना उनकी कमर सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही लगभग टूटने लगी थी, बार बार झुकने की वजह से। बैक पेन तो सबसे पहले फिजिकल टोल होती है न्यू मदर्स के लिए। और उसके थोड़े दिन बाद अविनाश की लाइफ में भी एक ऐसी चीज की एंट्री हुई जिसका रूम के स्पेस या जंगल थीम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इसलिए जिक्र किया है कि क्योंकि रात को बच्चे को झुलाने और चुप कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी अपनी है, वो रॉकिंग चेयर अचानक से उनकी पूरी लाइफ की सबसे अच्छी दोस्त बन गई है। ये तो होना ही था। उस एक फंक्शनल चेयर ने पूरे कमरे का डायनामिक्स और उनका सर्वाइवल स्ट्रेटजी ही बदल कर रख दिया होगा। बिल्कुल बदल दिया। वो रॉकिंग चेयर एक बहुत बड़ा फिजिकल रिमाइंडर है कि नर्सरी सिर्फ बच्चे का अकेले का सैंक्चुरी नहीं है,
ये एक्चुअली एग्जॉस्टेड और नींद के मारे पेरेंट्स का भी सेंचुरी है। सही बात है। जब एक पेरेंट आधी रात को 2 बजे उस चेयर पर आकर बैठता है, फिजिकली पूरी तरह थका हुआ और मेंटली ड्रेन्ड, तब उस रूम को उस पेरेंट को कंफर्ट देना बहुत जरूरी है। अगर डिजाइन का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे की आंखों को खुश करने पर रहेगा और पेरेंट्स की बॉडीली अर्गोनॉमिक्स या आराम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो पेरेंट्स का फिजिकल बर्नआउट होना तय है। ये रॉकिंग चेयर सच में इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने उस कमरे को एक सेट पीस से बदलकर एक लिविंग ब्रीदिंग स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। हाँ, एक एस्थेटिक शोरूम से एक फंक्शनल फैमिली रूम बन गया था वो जगह। इस पूरे इवोल्यूशन के दौरान जहां एस्थेटिक्स प्रैक्टिकलिटी में बदल रहे थे, अविनाश का एक डीप रियलाइजेशन सामने आता है जो उनकी पेरेंटहुड की मैच्योरिटी को दिखाता है। दरअसल क्या रियलाइजेशन था वो? उन्होंने मेंशन किया कि रूम का अल्टीमेट डिजाइन गोल ये होना चाहिए कि जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हो और उस कमरे में कदम रखे तो उसे दिल से ये फील हो कि ये जगह सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। वाओ, ये अप्रोच बहुत ही हेल्दी है। मतलब एक तरह से बच्चे को बिल्कुल शुरुआत से ही एक इंडिविजुअल एंटिटी मानना, जिसे एक ऐसी डेडिकेटेड स्पेस दी जा रही है जहां वो इंडिपेंडेंटली अपने खुद के टर्म्स पर ग्रो कर सके, ना कि वो स्पेस जहां उसे सिर्फ पेरेंट्स के अनफुलफिल्ड सपनों को जीना पड़े। ये ऑब्जर्वेशन वाकई बताता है कि पेरेंटहुड में कोई मैनुअल या गाइड बुक काम नहीं आती है। ये एक कांस्टेंट इटरेशन प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर है। एकदम। जंगल थीम्स पर डिबेट करने से लेकर एक सिंपल रॉकिंग चेयर को अपना अल्टीमेट सर्वाइवल टूल मानने तक, ये पूरा सफर साबित करता है कि पेरेंटहुड में परफेक्शन की दरअसल कोई भी जगह होती ही नहीं है। एक नए इंसान के लिए अपना घर बनाना दरअसल अपने अंदर के पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से तोड़कर वहां कॉम्प्रोमाइज और उम्मीद से एक नई दुनिया बसाने की मेहनत ही है। तो इन सारे सोर्सेज और ब्लॉग एक्सेप्ट्स का विश्लेषण करके एक यूनिवर्सल सच तो हमारे सामने बिल्कुल पक्का हो जाता है कि भाई साहब, लाइफ के डीप इमोशंस, फ्यूचर का डर और रात को होने वाले कमर दर्द का ना कोई वीआईपी पास नहीं होता। बिल्कुल सही। ये सारे एक्सपीरियंसेस हर इंसान के लिए यूनिवर्सल हैं, चाहे आप सेलिब्रिटी हों या नहीं, चाहे वो लाइट्स और स्टफ टॉयज लाने की एक्साइटमेंट में खुद बेड ऑर्डर करना भूल जाने की बात हो, या फिर पार्टनर के साथ दीवार के कलर्स को लेकर होने वाली डीप इमोशनल क्लैशेस। ये सारी प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स उस परफेक्टली फिल्टर्ड सोशल मीडिया जिंदगी से कहीं ज्यादा रिलेटेबल, खूबसूरत और रियल हैं। और ये हमें एक छोटी सी तसल्ली भी देती है कि थकान में भी अपना एक अजीब सा सुकून होता है। हमारी आम डेली जिंदगी में इम्परफेक्शन ही दरअसल सबसे ज्यादा खरी और ऑथेंटिक चीज है। ये रियलिटी चेक हमें मोबाइल स्क्रीन की उस फेक दुनिया से निकालकर वापस जमीन से और अपने आसपास के असली लोगों से जेन्युइनली जोड़ता है। एक आखिरी और बेहद अहम विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। इन डॉक्यूमेंट्स ने हमें बड़े करीब से दिखाया कि कैसे लोग एक नए इंसान के इस दुनिया में आने से पहले बड़ी शिद्दत और मेहनत से एक फिजिकल कमरा तैयार करते हैं, उसका एक एक छोटा डिटेल प्लान करते हैं और फ्यूचर को ठीक से अकोमोडेट करने की पूरी तैयारी करते हैं। हाँ, एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करते हैं नए गेस्ट के लिए। पर एक पल के लिए जरा सोचिए, जब हमारी खुद की जिंदगी अचानक किसी बिल्कुल नए फेज में एंटर करती है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल नया करियर पाथ चुनना हो, या किसी अजीब अनजाने शहर में शिफ्ट होना हो, या फिर एक लंबा रिश्ता टूटने के बाद किसी को अकेले आगे बढ़ना हो, तो क्या हम उस नए बदलाव के लिए अपने ही दिमाग में एक नया कमरा उतनी ही शिद्दत और मेहनत से बनाते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हम अपने दिमाग के पुराने डर, अपनी पुरानी आदतों और आउटडेटेड एक्सपेक्टेशंस को साफ करके मेंटली खुद के ही नए वर्जन के लिए एक सेफ और प्रैक्टिकली साउंड जगह डिजाइन करते हैं, या हम बिना किसी तैयारी और सोच विचार के उस नए मेंटल कमरे में बस ऐसे ही एंटर कर जाते हैं? इस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा सभी। शायद इसमें जिंदगी को बेहतर समझने का और लाइफ ट्रांजिशंस को हैंडल करने का एक बिल्कुल नया रास्ता छुपा हो। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। मुलाकात होगी अगली बार।